एक मिनट रुकिएगा, मैं पीडीएफ अपलोड कर लूँ। टॉपिक है आज का डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो, स्पेसिफिक टॉपिक है, डिपेंड नहीं करता है कि आपने साइंस में क्या पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है। बट ये टॉपिक आपको समझ आएगा ही आएगा। बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक है, अलग टॉपिक है। ओके। और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो बहुत ध्यान से चीजों को समझना है आपको। दिमाग बिल्कुल भी इधर उधर नहीं जाना चाहिए, अपना सेंटर पे पूरा दिमाग लगाना है। ठीक है। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात हम लोग करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। पाचन तंत्र होता क्या है, जिसको मैं आउटलाइन करने जा रहा हूँ, ये हमारी बॉडी में पूरा हमारा पाचन तंत्र होता है। शुरुआत होती है इसकी मुंह से, जिसको हम लोग इंग्लिश में बकल कैविटी के नाम से जानते हैं। इसके बाद ये इस तरीके से होता हुआ आता है। और ये जितना भी ये हिस्सा आपको दिख रहा है, ये पूरा जिसको मैंने आउटलाइन कर दिया है, ये पूरा ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या आपकी बॉडी में पाचन तंत्र कहलाता है। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? जाहिर सी बात है, आप जो भी अपनी बॉडी में इनटेक करते हो, इनटेक का मतलब आप जिसको भी, आप जो भी थिंग खाते हो, खाने के बाद, इनटेक करने के बाद आपकी बकल कैविटी से वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है वो चीज। तब जाके आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको न्यूट्रलाइज करता है, या आप बोल सकते हो डाइजेस्ट करने का काम कर सकता है। पाचन जरूरी क्यों होता है, इसको समझो पहले। पाचन जब तक आपकी बॉडी में नहीं होगा, तब तक आपने जो भी इनटेक किया है उस चीज में जितने भी न्यूट्रिशंस होंगे, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपने अंडा खाया। अगर आप एग खा रहे हो, दैट मीन्स कि आप प्रोटीन लेना चाहते हो। आपने रोटी खाई, दैट मीन्स कि आप कार्बोहाइड्रेट लेना चाहते हो। ठीक है। तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन मिल रहा है अंडा खाने से, या दूध पीने से कैल्शियम मिल रहा है आपकी बॉडी को, या फिर रोटियां खाने से कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है, ये क्यों मिल पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र की वजह से ऐसा हो रहा है। बात आ रही है समझ? जब तक वो चीज डाइजेस्ट नहीं होगी, तब तक आपकी बॉडी में न्यूट्रलाइज भी नहीं होगी। तो अल्टीमेटली उसका न्यूट्रलाइज होना बहुत जरूरी है। हमारा जो डाइजेस्टिव गट है, वो आमतौर पर एक ग्लास की तरह नहीं होता है कि आपने कोई भी पता लगा टैबलेट ग्लास में डाली और पानी के साथ उसको आपने मिक्स कर दिया तो वो मिक्स हो गई, न्यूट्रलाइज हो गई। ऐसा हमारी बॉडी में नहीं है। हमारी बॉडी में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसे बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से हम लोग ड्राइविंग सीखते हैं, ड्राइविंग सीखने के लिए हमें पहले पता होता है कि स्टेयरिंग कहाँ है, टायर किसे बोलते हैं, स्पीडोमीटर किसे बोलते हैं, गियर शिफ्टर किसे बोलते हैं। उसी तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी समझने के लिए पहले आपको ऑर्गन समझने होंगे। हम सभी को पता है, दिस इज कॉल्ड माउथ। इसी को हम लोग बकल कैविटी के नाम से भी जानते हैं। बकल कैविटी, बकल कैविटी में हमारा क्या आ जाता है? हमारे दांतों का स्ट्रक्चर आ जाता है बकल कैविटी। आगे आप जैसे ही बढ़ोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ऊपर ये जो आपको येलो कलर की दिख रही है और नीचे ये जो दो आपको येलो कलर के दिख रहे हैं, दीज आर नोन एज सलाइवरी ग्लैंड। इन्हीं को हम लोग सलाइवरी ग्रंथि बोलते हैं। इनका काम होता है सलाइवा को प्रोड्यूस करना। और सलाइवा को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? लार बोलते हैं। लार क्या होती है? 24/7 आपके माउथ में, आपके मुंह में वाटरिंग सा एक लुब्रिकेंट आता रहता है। जैसे कि गोलगप्पे देख के, या पेटीज देख के, या फिर पिज्जा देखकर, या बटर चिकन देखकर आपके माउथ में अचानक से वाटरिंग सा लुब्रिकेंट आता है। आप यूं करते हो, हाँ यार, काश यार अभी एक चीज बस पिज्जा मिल जाता, है ना? तो ये जो वाटरिंग सा लुब्रिकेंट आ रहा है, बिरयानी के नाम पर आने लगता है, ये सब कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जो आपके माउथ में है, वही क्या कर रही है? सलाइवा को प्रोड्यूस करने का काम करती है। ये कौन है भाई? इनका कहना है कि अचार का नाम लेते ही आ जाता है, क्या बात। जैसे ही आप नीचे आओगे तो ये जो आपको पाइप दिख रहा है, ये पाइप क्या है? दिस इज कॉल्ड एसोफेगस। इसको क्या बोलते हैं? एसोफेगस। आमतौर पर हम लोग इसको, आम भाषा में हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप। जैसे ही आप इस पाइप के थ्रू नीचे होते हुए आओगे, ये वाला जो आपका ऑर्गन है, दिस इज कॉल्ड स्टमक। इसको क्या बोलते हैं? स्टमक, पेट। हिंदी में इसी को बोलते हैं। आदमी जो कुछ भी करता है इसी पापी पेट के लिए करता है। इसके बाद आप जैसे ही आगे आओगे, तो ये जो आपको रेड कलर का पूरा ऑर्गन दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, मैं जैसे आउटलाइन कर रहा हूँ, ये आपका कहलाता है लीवर। क्या कहलाता है? लीवर। लीवर से आप जैसे ही नीचे आ जाओगे, हरदीप मैं क्या रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, प्लीज बोलिए, क्या आपका क्वेश्चन है? फिजिक्स आपका क्वेश्चन है, क्या कहना चाहते हैं? आपका कहना है कि मैं फिजिक्स पढ़ाऊँ, ये आप बोल रहे हो? जो नया कोर्स आ रहा है उसमें मैं फिजिक्स की क्लासेस डाल दूंगा। ठीक है। जो नया कोर्स आ रहा है, स्टार्ट होने वाला है, उसमें डाल दूंगा फिजिक्स की क्लास। अब इधर ध्यान दो इस टॉपिक में, नहीं तो ये टॉपिक खराब हो जाएगा, नहीं समझ आएगा फिर। सर लीवर स्टमक के नीचे होता है? नहीं, यहाँ पर स्टमक और लीवर नीचे ऊपर नहीं है। स्टमक और लीवर बिसाइड होते हैं, बराबर में होते हैं। वही तो बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए वहां पे, तब आपको समझ आएगा। एक बार फिर से समझो। अब बीच में किसी का रिप्लाई नहीं करूंगा, नहीं तो जो लोग पढ़ना भी चाह रहे हैं उन्हें भी समझ नहीं आएगा।
ऊपर से स्टार्ट करते हैं। माउथ का ये जो आपका हिस्सा है, दिस इज कॉल्ड बकल कैविटी। ये जो आपको ऊपर दिख रही है येलो कलर की ग्लैंड्स, इन्हीं को हम लोग सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड बोलते हैं। इनका काम होता है लार को प्रोड्यूस करना या फिर सलाइवा को प्रोड्यूस करना। जैसे ही आप ये नीचे आते हो तो आपके गले से लेकर नीचे तक ये जो पाइप जा रहा है, इसको बोलते हैं फूड पाइप। और बायोटेक टर्म में इसी को हम लोग एसोफेगस के नाम से जानते हैं। एसोफेगस आपका सीधे कनेक्ट होता है किससे? स्टमक से कनेक्ट होता है, पेट से कनेक्ट होता है। और ये है पेट। ये जो आपको जे शेप का दिख रहा है, ये है पेट, स्टमक। स्टमक को ही, क्योंकि ये जे शेप का आपको दिख रहा है, इसी वजह से इसको जे शेफर्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं? जे शेफर्ड। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन है जिसको जे शेफर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टमक ही है जिसको जे शेफर्ड हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसका शेप जे की तरह दिखता है। आगे आप जैसे ही बढ़ोगे तो रेड कलर का आपको ये जो पूरा हिस्सा दिख रहा है, ये कहलाता है लिवर। लिवर, ध्यान रखिएगा, आपकी पूरी बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड है लिवर। ये क्वेश्चन बार बार एसएससी पूछता रहता है, पूरी बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आपका आंसर क्या होगा? लिवर। इसके बाद लिवर के साथ ये हल्का सा, ये देखिए छोटा सा यहाँ पे हरे रंग का लगा हुआ है, ये दिस इज कॉल्ड गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर का काम क्या होता है? जितना भी आप तला भुना खाते हो, जितना भी आप फैट, जो एक्स्ट्रा और गंदा फैट होता है आपकी बॉडी में जो जाता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम गाल ब्लैडर करता है। बात आ रही है समझ? मैंने ऐसा क्यों बोला कि गंदा फैट? गंदा फैट और अच्छे फैट में अंतर होता है। आपकी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए रिच फैट चाहिए, ना कि पुअर फैट चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, आप अगर एग खा रहे हो तो एग में भी फैट होता है, लेकिन एग के साथ जो आप फैट खा रहे हो वो आपको रिच फैट मिलता है। आप चीज खाइए, आप बटर खाइए, उससे आपको रिच फैट मिलेगा। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि वेट बढ़ाना है, मान लीजिए आपको अपनी बॉडी में वेट पुट ऑन करना है, आपकी बॉडी बिल्कुल पतली सी है, आपको क्या करना है? थोड़ा सा बल्की होना है। उस केस में पता लगा आपके ट्रेनर ने बोला कि आप खा सकते हो, आप वेट ले सकते हो। अब आपने क्या किया? रोड पे जाके, ठेले पे जाके बोला, भैया एक डोसा लगा दो, एक चाउमीन दे दो जरा प्लेट भर के। दैट इज कॉल्ड बैड फैट। बात आ रही है समझ? तो इस तरीके का ये जो बैड फैट होता है ना, आप पता लगा बर्गर उड़ाए पड़े हो, पिज्जा उड़ाए पड़े हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि आपको आप फैट ही तो पुट ऑन कर रहे हो, नहीं, दिस इज नॉट कॉल्ड रिच फैट। ये यही आपका पुअर फैट कहलाता है। बात आ रही है समझ? हाँ। तो ये जो पुअर फैट्स हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम गाल ब्लैडर करता है। ओके, अभी हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी केवल हम लोग ऑर्गन समझ रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा ऑर्गन है, उसके बाद उसकी फंक्शनिंग पे जाएंगे। इसके बाद आप जैसे ही नीचे आते हो तो ये जो आपको इस तरीके से दिख रही है, ये स्प्रिंग के शेप में आपको दिख रही है, दैट इज कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब हिंदी में इसी को छोटी आंत के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? छोटी आंत। छोटी आंत से आप जैसे ही बाहर निकलते हो तो ये साइड में आपको ये देखिए कनखजूर के शेप की आपको दिख रही है, ये जो गोल्डन कलर की चौड़ी सी, दिस इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन। हिंदी में इसी को बड़ी आंत के नाम से जाना जाता है। बड़ी आंत ये आपकी बाहर से कवर्ड है, और अंदर ये जो आपको दिख रही है जिगजैग की फॉर्म में, ये आपकी छोटी आंत है। जैसे ही आप बड़ी आंत के और आगे आओगे तो ये वाला जो आपको शेप दिख रहा है, ये, ओके, ये समझ पा रहे हो मैं कहां पर पेन चला रहा हूँ? दिस इज कॉल्ड रेक्टम। इसको रेक्टम के नाम से जाना जाता है। और सबसे लास्ट में ये जो एग्जिट पॉइंट है, इसको बोलते हैं एनस। ठीक है। आप कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे तो वहां पर हर जगह पर आपको अपेंडिक्स जरूर दिखेगा। अपेंडिक्स हमेशा लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर जैसे ये देखिए छोटा सा ये जो आपको पूंछ जैसा दिख रहा है, ये अपेंडिक्स है। इसी तरीके से आगे आप देखिए, ये अपेंडिक्स लगा हुआ है। इसी तरीके से ये देखिए अपेंडिक्स लगा हुआ है। आप किसी भी स्ट्रक्चर में देखो, ये देखो छोटा सा पूंछ जैसा बना हुआ है, ये यहाँ पर अपेंडिक्स है। ठीक है। आप कहीं पर भी देखिए आपको अपेंडिक्स जरूर मिलेगा। ये देखिए अपेंडिक्स। महिलाओं में भी अपेंडिक्स होता है, ये देखिए अपेंडिक्स है। ठीक है। चाहे महिलाओं की बॉडी हो चाहे पुरुषों की बॉडी हो, हर बॉडी में आपको अपेंडिक्स मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो अभी हम लोग हर एक ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, इसकी फंक्शनिंग के बारे में बात करेंगे। अभी केवल हम लोग इसको समझ रहे हैं। यहाँ पर एक ऑर्गन आपके सामने और बचा हुआ है। हनी, मैंने कहा तो कि अभी बात करेंगे उस पर। दिस इज कॉल्ड पैंक्रियाज। क्या बोलते हैं इसको? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज की खास बात यह है कि जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम को सामने से देखते हो तो आपको पैंक्रियाज नहीं दिखता है। पैंक्रियाज को देखने के लिए आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को मोड़ देना होगा, मतलब कहने का उसे पीछे से आपको देखना होगा। मतलब कहने का कि अगर अभी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है तो मेरे सामने से आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा। लेकिन अगर आपको पैंक्रियाज देखनी हो तो आप इमेजिन करो कि मैं पीछे मुड़ जाऊं, आपको मेरे बैक से, मेरी पीठ से आपको देखना होगा पैंक्रियाज। क्योंकि पैंक्रियाज जो होता है वो आपके लिवर और स्टमक के जस्ट पीछे लगा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको पैंक्रियास दिखाऊंगा तो ऐसे दिखाऊंगा। ये आपका फ्रंट वाला सीन है, जिससे आपको ये दिख रहा है कि ये देखिए लीवर है रेड कलर का, ये आपका स्टमक है। इन्हीं के जस्ट पीछे अगर आप पीछे से देखोगे तो ये देखिए ये जो बनाना जैसा है, ये आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड पैंक्रियास। बात आ रही है समझ? यही आपका पैंक्रियास है। पैंक्रियास का काम क्या होता है ये भी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में ही समझेंगे। यहां तक बस बताओ किसी को कोई समस्या तो नहीं है? मैंने यहाँ तक कुछ भी नहीं बताया है, सिंपली आपको ये बताया है कहाँ हैंडल है, कहाँ गियर है, कहाँ ओआरवीएम है, कहाँ गियर शिफ्टर है। सिंपली बस मैंने आपको ये बताया। अभी गाड़ी चलाना मैंने आपको नहीं सिखाया,
सिर्फ ये बताया है कि गाड़ी के पार्ट्स क्या क्या है, मतलब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या क्या है। कोई समस्या तो नहीं। अब फैक्ट्स पर बात करते हैं, अभी हम लोग फंक्शनिंग पे नहीं जाएंगे, फैक्ट्स पर बात करेंगे। जहां से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपका बनता है कि आपका जितना भी है डाइजेस्टिव गट होता है, डाइजेस्टिव गट मतलब डाइजेशन की जो ये दूरी होती है, आपका जो फूड है, आप कोई भी फूड को इंटेक करते हो, जैसे ही आप खाते हो, तो खाने से लेकर एक्सक्रीट होने तक, मतलब जब आप फ्रेश होते हो तब तक आपका फूड कितने मीटर ट्रेवल करता है आपके पूरे बॉडी में। तो आपको ध्यान रखना है, ये 9 मीटर ट्रेवल करता है, 16 मीटर नहीं, 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर ट्रेवल करता है। आपके माउथ से लेकर स्टमक तक की जो डिस्टेंस होती है, ये 1.5 मीटर की होती है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये पूरी अगर खोल दी जाए ना, तो इसकी लेंथ निकलेगी 6 मीटर। कितनी? 6 मीटर। और ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसकी लेंथ होती है 1.5 मीटर। तो टोटल कितनी हो गई? डेढ़ डेढ़ हो गई, 3 और 6 और 3 टोटल कितनी हो गई? 9 मीटर। 9 मीटर का गट होता है। 9 मीटर का आप मतलब समझ रहे हो, 3 मीटर की आपकी कमरे की हाइट होती है। ओके, मतलब आप ये मान लो कि 3 मंजिला इमारत। आप फूड को खाते हो, और खाने से लेकर आपकी बॉडी में जितने भी टाइम तक वो डाइजेस्ट होता है, आप ये मान लीजिए कि 3 मंजिला इमारत की दूरी आपका खाना आपकी बॉडी के अंदर ही तय कर लेता है। दिस इज द फैक्ट। तो आपकी बॉडी के अंदर जितना भी डाइजेस्टिव गट है, ये कितने मीटर का है? 9 मीटर का गट होता है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी चीज, किसी की हाइट कम हो तब भी, जी हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट बराबर होता है। हाइट कम हो जाने से तभी आपने देखा होगा कि पेट में खाने की कमी नहीं हो जाती है। बात आ रही है समझ? हाइट कम या ज्यादा होने से आपकी खुराक में कमी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, समझ रहे हो क्या कहने का मतलब है? बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारी बॉडी में हम जो कुछ भी इनटेक कर लेते हैं, वो ऐसा नहीं है, एज इट इज सिंपल नहीं है कि हमने सोचा कि ये एक पाइप है, और पाइप के ऊपर से हमने कोई भी खाना डाल दिया, तो ये सीधे जाके पेट में जाके कच्च से जाके गिर जाता है। मतलब कहने का कि ऐसे यार कि आपने कोई भी चीज ऊपर से फेंक दी, जाके जमीन में फचाक से गिर गई जाके। ऐसा नहीं है कि आपका आपका पेट एक कुएं की तरह है और आपने ऊपर से खाना डाल लिया, वो फचाक से जाके अंदर गिर गया, डूब गया उसमें और आराम से चला गया, और बाद में जाके एक्सक्रीशन हो गया। इतना ईजी नहीं है ये। आपकी बॉडी में इस तरीके का प्रोसीजर अगर होता, तो कैन यू इमेजिन कि आपने खाना सीधा सा डाला, ओके, और मान लीजिए कि आप इस तरीके से रॉड से उल्टा लटक गए। आपको खाना खा खा के जैसे ही लटका दिया जाता रॉड से, उल्टा अगर लटका दिया, तो खाना और पानी सब मुंह से बाहर आ जाता। मानते हैं? लेकिन ऐसा दिखता है क्या? ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा ऐसा। एग्जाम्पल के तौर पर, कई लोग लेट के खाते हैं। मान लेते हैं आप हॉरिजॉन्टली ऐसे इस टाइप पे लेटे हुए हो, आपने कुछ भी खाया, तो ये मान लीजिए पाइप है, तो ये पूरा खाना रात भर इसी पाइप में ही पड़ा रहेगा। और ये पूरा खाना रात भर पाइप में पड़ा रहेगा, तो इसमें सड़न होने लगेगी। सड़न होने लगेगी तो सुबह तक आपकी बॉडी में फंगस लगने लगेगा, और आपकी बॉडी धीमे धीमे सुबह होते होते बीमार हो जाएगी, और उसके बाद धीमे धीमे इन्फेक्शन हो जाएगा और बॉडी खत्म। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आप चाहे लेट के खाओ, चाहे खड़े होके खाओ, चाहे आप चलते फिरते खाओ, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे ही काम करता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम करता कैसे काम है, समझिए। आप लोगों ने कभी भी अजगर को देखा है खाना खाते हुए? अजगर को कोई भी चीज निगलते हुए देखा है? ये अजगर का मान लीजिए शेप है, अजगर ने कुछ भी चीज निगली, आप लोगों ने चैनल वगैरह में, डिस्कवरी चैनल वगैरह में, यूट्यूब में देखा होगा। अजगर जब भी किसी चीज को इनटेक करता है, तो आप देखोगे, जैसे मान लीजिए कि फूड इस टाइम पे यहाँ है, तो जैसे ही फूड यहाँ पर है, तो उसकी बॉडी का शेप यहाँ पर फूल जाता है, इतना ये फूल जाएगा, बाकी सब नॉर्मल रहेगा। फिर धीमे धीमे जैसे जैसे फूड आगे बढ़ेगा, यहाँ का शेप फूल जाएगा, यहाँ वाला बराबर हो जाएगा, फिर आगे बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। इस तरीके से अजगर की बॉडी में फूड आगे बढ़ता चला जाता है, और धीमे धीमे न्यूट्रलाइज होता चला जाता है। ये सेम उसी तरह होता है, जैसे आप मान लो कि आपके पास एक रबड़ का पाइप है, और रबड़ के पाइप में आपने कुछ डाला, तो उस चीज को आगे रोटेट करने के लिए आपको क्या करना होगा? रबड़ के पाइप को टाइट पकड़ के उस चीज को आगे की तरफ खींचते हुए ले जाना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सेम यही आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। ये एक तरीके का वैक्यूम क्रिएट करता है, और आपकी बॉडी में खाना है, वो अपने आप ही रोटेट होता जाता है, धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ता रहता है। आप चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप सो रहे हो, बात कर रहे हो, दौड़ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, बैठे हो, या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी बॉडी में आपने जो भी लिया है, वो धीमे धीमे इसी तरीके से न्यूट्रलाइज होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कोई समस्या तो नहीं आता किसी को? आगे बढ़ने से पहले फूड का रूट आप समझ लो। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का रूट क्या होता है? जब आप कोई भी चीज इनटेक करते हो माउथ से, तो सबसे पहले वो आपके सलाइवरी ग्लैंड के कांटेक्ट में आएगी, नंबर 1। उसके बाद फूड आपका एसोफेगस में कतई नहीं रुकता है, इस फूड पाइप में कहीं भी आपका फूड नहीं रुकेगा, ये सीधा जाके कहाँ पहुंचता है? स्टमक में पहुंचेगा। मतलब नंबर 2 पे होल्ड हो रहा है कहाँ पे आपका खाना? स्टमक में। सबसे पहले स्टमक हुआ, सॉरी, सबसे पहले आपका फूड होल्ड हुआ कहाँ पर? सलाइवरी ग्लैंड में, मतलब माउथ में जितनी देर आप मुंह चलाते हो, उसके बाद सीधे आता है
और ये आकर कहाँ पे आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। स्टमक में होल्ड होता है ये 3 से 4 घंटे खाना आपका। इसके बाद आपका फूड यहाँ पर आता है और लिवर के कांटेक्ट में आता है। लिवर के कांटेक्ट में नंबर 3 पे आया, नंबर 4 पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, नंबर 5 पे लार्ज इंटेस्टाइन में, और नंबर 6 में रेक्टम और एनएस से होते हुए बाहर हो जाता है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं? मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया है? पहली चीज मैंने आपको बताया डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट क्या क्या है, ऑर्गेन क्या क्या है। दूसरा मैंने आपको यहाँ पर बताया कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसा होता है। और तीसरा मैंने आपको बताया गट कितने मीटर का होता है, 9 मीटर का होता है। और चौथी चीज मैंने आपको बताया फूड का हमारा रूट क्या होता है। ये 4 चीजें अभी तक मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अरे संगम क्यों परेशान हो रहे हो, गैस क्यों बनती है और गैस कैसे निकलती है, अभी सब बारे में बात करेंगे, आप टेंशन मत लो। ठीक है, इधर ध्यान दो। हाँ, गैस वैस की बात बाद में, अभी अभी पहले खाने की तो बात करेंगे ना। पहले खाना नहीं खाएंगे तो गैस कैसे बनेंगी, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? बात कर रहे हो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब बात हम लोग करेंगे फंक्शनिंग की, कि किस तरीके से रूट एक बार फिर से बता दूं सुभाष, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपने कोई भी चीज जब आप इनटेक करते हो वो सबसे पहले आपकी सलाइवरी ग्लैंड के कांटेक्ट में आती है। उसके बाद एसोफेगस मतलब फूड पाइप से होते हुए स्टमक में, देखिए नंबर 2 यहाँ पर इसीलिए मैंने लिख रखा है, स्टमक में रुकेगा। नंबर 3 में लिवर के पास वो रुकेगा आपका फूड। नंबर 4 पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, नंबर 5 पे लार्ज इंटेस्टाइन, और नंबर 6 पे रेक्टम और अनस से होता हुआ फूड क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। अब एक सवाल, फंक्शनिंग पर जाने से पहले एक सवाल उठता है, पता है क्या? आपका फूड होल्ड किसकी वजह से होता है? ये जो फूड आपका जगह जगह पर रुक रहा है थोड़ी थोड़ी देर के लिए, ये रुक किसकी वजह से पा रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ स्प्रिंटर। इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये स्प्रिंटर होते क्या है, इनको समझो। स्प्रिंटर आप ऐसा मान लो कि एक छल्ले होते हैं, छोटे छोटे छल्ले होते हैं, जो कि आपके फूड को जगह जगह पर रोकने का काम करते हैं। या फिर आप ऐसे मान लो कि आपने बोरी में कोई चीज भर दी है, तो बोरी में कोई भी चीज बोरी से बाहर ना निकले उसके लिए आप क्या करते हो? बोरी को ऊपर रस्सी या सुतली से बांध देते हो ना। दैट इज कॉल्ड स्प्रिंटर, जो कि किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट को आगे जाने से रोकता है, होल्ड करता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में भी जगह जगह पर स्प्रिंटर होता है। पहला स्प्रिंटर कहाँ होता है? यहाँ होता है, एसोफेगस और स्टमक के बीच में। ये स्प्रिंटर ऐसे होते हैं कि जैसे ही आपने मुंह से खाना खाया और खाना आपका एसोफेगस से होकर गया, एसोफेगस से होने के बाद वो स्टमक में जब जाता है, तो ये स्पिंक्टर जो ये छल्ले जैसे हैं, वो अपने आप खुल जाते हैं और वो फूड को आगे जाने देते हैं, वाटर को आगे जाने देते हैं। ये अपने आप खुलते हैं और स्टमक में पहुंच गए। अब स्टमक में आपका जो फूड है ये 3 से 4 घंटे तक रहता है। दैट मीन्स कि स्टमक में भी स्पिंक्टर लगा होगा। स्टमक और लिवर के बीच में यहाँ स्पिंक्टर लगे होते हैं। ये वाला स्पिंक्टर क्या करता है, 3 से 4 घंटे तक, जब तक आपका फूड छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बढ़ जाता है स्टमक के अंदर, मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो डाइल्यूट नहीं होने लगता है, तब तक वो क्या करता है, स्टमक के अंदर ही उसे रोक के रखता है। फिर धीमे से ये स्पिंक्टर 3 से 4 घंटे बाद खुलते हैं कि आगे जाने देते हैं आपके फूड को। तब वो आते हैं किसके, लिवर के कांटेक्ट में। लिवर से एक जूस क्रिएट होता है जिसको हम लोग बाइल जूस के नाम से जानते हैं, अभी हम लोग उसके बारे में और बात करेंगे। वहां पे कांटेक्ट में आता है और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में भी स्पिंक्टर लगा होता है। जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा काम हो जाता है, ये वाला स्पिंक्टर खुलता है, उसे लार्ज इंटेस्टाइन में फूड को जाने देता है। और आखिरी जो स्पिंक्टर लगे होते हैं वो एनस में लगे होते हैं। जब लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ फूड एनस तक आ जाता है, रेक्टम तक आ जाता है, ओके, तो अपने आप ही आपको डिजायर आ जाती है। आपको लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना है फ्रेश होने के लिए, और फाइनली वो लास्ट स्पिंक्टर खुलता है और जो भी एक्सक्रीशन होता है वो निकल जाता है। बात आगे समझ, कहने का क्या मतलब है? ये स्पिंक्टर ही है जो कि आपकी बॉडी में फूड को होल्ड करने का काम कर रहे हैं। इमेजिन करके देखिए, अगर ये स्पिंक्टर ना होते तो क्या होता? ये स्पिंक्टर ना होते तो मान लीजिए कि आप शादी में खड़े होकर 100-200 लोग खा रहे हो खाना, सबके हाथों में प्लेट है, सब खाते जा रहे हैं और सब नीचे से निकलता जा रहा है, खाते जा रहे हैं निकलता जा रहा है, खाते जा रहे हैं निकलता जा रहा है, पूरे ग्राउंड में चारों तरफ, ऊपर प्लेटों में भी खाना है और नीचे खाना फैला भी पड़ा हुआ है। समझ पा रहे हैं आप क्या कहने का मतलब है? तो ये स्प्रिंटर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ, ताबड़तोड़ बैटिंग हो रही होती। हाँ, क्लियर? तो ये स्प्रिंटर ही है जो कि आपकी बॉडी में फूड को होल्ड करने का काम करते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? अभी हम लोगों ने फंक्शनिंग की बात नहीं करी हुई है, अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा था स्प्रिंटर क्या होते हैं। ठीक है, ओके, 5 चीजें हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग धीमे से बढ़ रहे हैं फंक्शनिंग की तरफ। देखिए फंक्शनिंग कैसे होती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब बहुत ज्यादा ध्यान देना, अभी तक तो मजाक में भी चल चल जाएगा, अब नहीं चल पाएगा। जैसे ही आपने माउथ से फूड को इनटेक किया, सबसे पहले जो फूड होता है ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड के कांटेक्ट में आता है, राइट? जैसे ही ये सलाइवरी ग्लैंड की कांटेक्ट में आया आपका फूड,
आपके खाने में, आपके माउथ में जो आ रही है सलाइवा, जो लार आपके मुंह में आ रही है, वो आपके खाने में मिलती है। आप जब चबा रहे हो उसे, आपका खाना गीला हो जाता है। बात आ रही है समझ? ये जो आपकी लार है, सलाइवा है, सलाइवा में 3 तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। ये तीनों एंजाइम आपको ध्यान रखने हैं। ये तीनों एंजाइम कौन-कौन से होते हैं? पहला कहलाता है एमाइलेज। क्या कहलाता है? एमाइलेज। दूसरा यहाँ पर क्या कहलाता है? दूसरा कहलाता है टाइलिन। क्या कहलाता है? टाइलिन। ओके। और तीसरा यहाँ पर क्या कहलाता है? माल्टेज। ये 3 एंजाइम होते हैं, एमाइलेज, टाइलिन और माल्टेज। ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? आपके फूड में, आपके खाने में जो स्टार्च होता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, साथ में CO2 को भी डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को भी डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? इतना होने के बाद आपका फूड सीधे चला जाता है स्टमक। अब जैसे ही आपके पेट में खाना पहुंचता है, तो स्टमक में भी 3 एंजाइम पाए जाते हैं। ये 3 एंजाइम कौन-कौन से होते हैं? पहला होता है HCl, ठीक है? अम्ल है, ज़ाहिर-सी बात है, ओके? दूसरा स्टमक में क्या पाया जाता है? पेप्सिन और तीसरा रेनिन। पेप्सिन और तीसरा रेनिन। HCl, अब यहाँ पर तीनों के अलग-अलग काम है। HCl देखिए क्या करता है? HCl बैक्टीरिया किलिंग का काम करता है। क्या करता है? ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। बैक्टीरिया किलिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? एग्जाम्पल के तौर पर आप जो भी खाना खा रहे हो, वो खाना बाहर वातावरण के कांटेक्ट में ही तो रखा हुआ है, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। और एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस हैं, और एटमॉस्फेयर में लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज भी हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जो भी फूड खा रहे हो, मान लीजिए कि आपके हाथ में पिज्जा है, या मान लीजिए आप बिरयानी खा रहे हो, मान लीजिए आप रोटी खा रहे हो, आपके हाथ में, हाथ से होते हुए जब तक खाना आपके मुंह तक जाता है, एटमॉस्फेयर में इतने बैक्टीरियाज होते हैं कि वो खाने में चिपक ही गए होते हैं, और वो बैक्टीरियाज आपकी बकल कैविटी, मतलब मुंह से होते हुए स्टमक तक पहुंच जाते हैं। उनको डाइजेस्ट करने का काम भी होना चाहिए, मतलब उनको किल करने का काम क्या करता है? HCl अम्ल जो आपके पेट में होता है, वो क्या करता है? उन्हीं बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। पहली चीज, HCl सबसे पहले अपना काम कर देता है और आपके फूड को सुरक्षित बना देता है आपके लिए। अब आपका फूड आपका है। बात आ रही है समझ? इसके बाद पेप्सिन और रेनिन, ये दोनों काम काम क्या करते हैं? पी फॉर पेप्सिन, तो पी फॉर प्रोटीन। ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आपके खाने में जितना भी प्रोटीन होगा, उसको पेप्सिन ही स्टमक के अंदर डाइजेस्ट करने का काम करता है। ओके। और नेक्स्ट है रेनिन। बात आ रही है समझ? नेक्स्ट है रेनिन। रेनिन क्या करता है यहाँ पर? ये क्या डाइजेस्ट करने का काम करता है, कोई बता सकता है? ये फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। क्या करता है? फैट। आपके फूड में जितना भी फैट होता है, ओके, जो कि क्या करता है? आपकी चर्बी बढ़ाता है, या फिर फैट, जाहिर सी बात है ना, हिंदी में चर्बी इसको बोलते हैं। आप जितना भी चर्बी खा रहे हो या फैट खा रहे हो, उन सबको रेनिन ही डाइजेस्ट करने का काम करता है। इतना काम आपका स्टमक में 3 से 4 घंटे तक चलता है। उसके बाद फूड आपका स्टमक से आगे बढ़ जाता है और लिवर के कांटेक्ट में आ जाता है। अब यहाँ पर समझिए, यहाँ पर क्या होने वाला है? लिवर से एक जूस क्रिएट होता है। इस जूस को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं। बाइल जूस की खास बात ये होती है कि ये हल्के हरे और पीले रंग का होता है। ये ग्रीनिश येलो रंग का होता है। ग्रीनिश येलो। आपसे कई बार ये भी पूछ देता है कि बाइल जूस का कलर क्या होता है? ये ग्रीनिश येलो कलर का होता है बाइल जूस, जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस काम क्या करता है? समझिएगा, ये जो गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर के पास गाल ब्लैडर का डक होता है। डक का मतलब ये है कि वहां पर एक कटोरा जैसा बना होता है। इसका आकार एक कटोरे की तरह यहाँ पर होता है। आप ऐसे मान लो, ये ऐसे, यहाँ पे अब आपका खाना आ जाता है। और आपका खाना जब यहाँ पे आता है ना, तो पहले से ही कटोरे में एक द्रव्य भरा होता है, एक लुब्रिकेंट भरा होता है। यही लुब्रिकेंट क्या है? बाइल जूस है, और साथ में इसी में मिला होता है पैंक्रिएक जूस। पैंक्रिएक जूस उसी तरीके से है जैसे कि लिवर बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है। आपका जो पैंक्रियाज है, जो अभी मैंने बताया था, जो पीछे की तरफ से दिखता है, मैं आपको फिर दिखाता हूँ याद दिलाने के लिए। अभी मैंने आपको बताया था, ये जो आपका पैंक्रियाज है, ये पीछे से पैंक्रियाक जूस क्रिएट करता है। उसी तरीके से आगे क्या कर रहा है? लिवर आपका बाइल जूस प्रोड्यूस कर रहा है। दोनों जूसेस मिलकर कहाँ पे आ जाते हैं? ये दोनों जूसेस मिलकर गाल ब्लैडर के डक्ट में आ जाते हैं, मतलब इस कटोरे में आ जाते हैं। और इस कटोरे में ही आपका पूरा खाना आगे की तरफ जाके डूब जाता है। ये थोड़ी देर तक उसमें डूबा रहेगा। आप समझिए इनकी फंक्शनिंग क्या होती है। पैंक्रियास जो पैंक्रियाक जूस क्रिएट करता है, उसमें भी 3 एंजाइम होते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 3 एंजाइम पैंक्रियाक जूस में भी होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ट्रिप्सिन। रुकिए मैं इसको साफ साफ लिखता हूँ।
पैंक्रियास क्या कर रहा है? हेलो एवरीवन। अभी मेरी आवाज़ क्लियर है आप सभी को? हाँ, वो नेट कनेक्शन थोड़ा सा दिक्कत कर गया था, लैग कर गया था, माफी चाहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी भी अगर ऐसा हो जाए तो आप लोग वेट किया करिए, ठीक है? कोई भी अपडेशन होगी तो टेलीग्राम पर मैं दे देता हूँ। अभी जैसे मैंने टेलीग्राम पर ही मैसेज कर दिया कि वेट कर लो आप लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि पैंक्रियास क्या करती है उसी तरीके से। ओके मेगा, थैंक यू। पैंक्रियास क्या करता है, ये पैंक्रियास जूस क्रिएट करता है, और पैंक्रियास जूस के अंदर भी तीन तरीके के एंजाइम होते हैं। पहला एंजाइम जो कि आपका कहलाता है ट्रिप्सिन, इसको क्या बोलते हैं? ट्रिप्सिन। दूसरा जो एंजाइम यहाँ पर है वो होता है एमाइलेज। एमाइलेज। और जो तीसरा एंजाइम यहाँ पर होता है पैंक्रियास जूस में, इसको बोलते हैं लाइपेज। क्या बोलते हैं? लाइपेज। अब इन तीनों के भी अपने अपने काम होते हैं, देखिए यहाँ पर। इनमें से जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या करता है? ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, पी फॉर प्रोटीन। एमाइलेज क्या करता है? यह आपका सी फॉर कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। और जो लाइफेज होता है ये एफ फॉर फैट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। अब आप में से कई लोग सोचोगे, सर अभी तो आपने बोला कि स्टमक में पेप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है, अब आप बोल रहे हो कि पैंक्रियास जूस में ट्रिप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। ये दो बार प्रोटीन क्यों डाइजेस्ट हो रहा है? साथ में स्टमक के अंदर रेनिन फैट को डाइजेस्ट कर रहा है, और लाइफेज भी फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा क्यों कि फैट भी दो बार डाइजेस्ट हो रहा है, प्रोटीन भी दो बार डाइजेस्ट हो रहा है? देखो हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपसे डाइजेस्टिव सिस्टम से बनता है कि हमारी पूरी बॉडी में सबसे देर किस चीज को डाइजेस्ट करने में लगती है। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे देर से कोई चीज डाइजेस्ट होती है तो वो प्रोटीन ही है। प्रोटीन बड़ी मुश्किल से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट कर पाता है। ये हमारी बॉडी के लिए जितना ही ज्यादा मैंडेटरी है, उतनी ही मुश्किल से इसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। इसी वजह से इसको दो जगह पर डाइजेस्ट होना होता है। स्टमक में भी इसका कुछ पार्ट डाइजेस्ट होता है, और दोबारा से इसे पैंक्रियास जूस भी डाइजेस्ट करने का काम करता है। बात आगे समझ? तभी बोलते हैं कि आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो भी दिक्कतें होने लगेगी, और प्रोटीन अगर ज्यादा भी हो गया तो भी दिक्कतें होने लगेंगी। कई बार आप लोगों ने देखा होगा जो बॉडी बिल्डर्स काइंड ऑफ होते हैं, इन पर्सनालिटीज में आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि इनके हाथ पैरों में ऐसे गांठें बनने लगती हैं। कभी आपने देखा है? ऐसे सिम्टम्स कई बॉडी बिल्डर्स के साथ देखने को मिलता है, गांठ पड़ने लगती है बहुत ज्यादा उनके शरीर में। रीजन होता है प्रोटीन। वो प्रोटीन इतना इंटेक कर लेते हैं कि जितनी उनकी बॉडी को जरूरत नहीं होती है। और जाहिर सी बात है, जब आपकी बॉडी में जरूरत से ज्यादा प्रोटीन ले लोगे, उस केस में आपकी बॉडी में फिर वो प्रोटीन दिखने लगेगा। वो मसल्स में अपनी जगह बनाने लगता है, और मसल्स में जब वो बनाने लगता है अपनी जगह, तो वही आपको बॉडी में भद्देपन के नजर में नजर आने लगता है। दूर दूर से आपको गांठें पड़ती हुई दिखाई देने लगेगी, जो कि बहुत भद्दा लगता है। बात आ रही है समझ? आपकी बॉडी में कितने प्रोटीन की जरूरत होती है, तो आपको ध्यान रखना है पर केजी पर ग्राम के हिसाब से आपकी बॉडी में जरूरत होती है। मान लीजिए कि आपकी बॉडी का वेट है 60 kg, तो आपको पर डे के हिसाब से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए, उससे ज्यादा प्रोटीन नहीं चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हो और थोड़ी हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, उस केस में ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए 10-15 ग्राम आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए होगा। बट वो एक अलग चीज है। कहने का मतलब यह है कि प्रोटीन हल्का फुल्का कम हो गया तो भी चलेगा, प्रोटीन अगर जब ज्यादा होने लगता है तो वो और ज्यादा दिक्कत क्रिएट करता है। और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना और मुश्किल है, इसी वजह से प्रोटीन आपकी बॉडी में दो बार डाइजेस्ट हो रहा है। अब देखिए फैट क्यों आपकी बॉडी में दो बार डाइजेस्ट हो रहा है। एक बार स्टमक के अंदर रेनिन उसको डाइजेस्ट कर रहा है, दोबारा में लाइफेज उसको डाइजेस्ट कर रहा है। ऊपर वाले को कहीं ना कहीं पता था कि हम इंसान अपनी डाइट में सबसे ज्यादा कुछ लेंगे तो वो फैट ही लेंगे, और आज की डेट में वो बात सही भी है। आप किसी का भी खाना उठा के देख लीजिए, हम लोगों को सबसे ज्यादा फैट ही लेना होता है। हम फैट ही पसंद करते हैं। हमें फैट के आगे कुछ अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि खास बात यह है कि फैट जहां पर भी आ जाता है, फैट में अपना ही टेस्ट होता है। समझ रहे हो बात को? आपके घर में पापा खीरा ला के रख रहे हैं, गाजर ला के रख रहे हैं, आप नहीं खाओगे, फ्रिज में सड़ता रहता है। हरी सब्जियां ला के पिताजी रख देते हैं, सड़ता रहता है। लेकिन आपको क्या करना है? आपको बाजार में जाके वो जो मैदे में आलू भर के धमाधम समोसे निकल रहे हैं ना, गरम गरम, लाल और हरी चटनी के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। टापम टाप एकदम लल्लन टाप जो मजा उसमें आता है ना, वो गाजर में और खीरे में कहाँ है? कहाँ है? पपीता घर में रखा रखा सड़ जाता है। आम आएगा तो आप खा लोगे। क्यों आप खा लोगे आम? क्योंकि उसमें शुगर होती है। बात आ रही है समझ? वो भी आपके फैट का कारण बन रहा है, आप उसे खा लोगे। जहां पर भी फैट आएगा वहां पर आपको टेस्ट मिलता है, इसी वजह से आप फैट की तरफ ज्यादा भागते हो। पिज्जा खाने में मन लगता है, बर्गर खाने में मन लगता है, लेकिन सैलेड खाने में मन नहीं लगता। सैलेड यार कौन खाए, यार दलिया कौन खाए यार, छोड़ो यार ये सब दूर करो। समोसा लाओ चटनी के साथ, चाउमीन ले आओ, बर्गर ले आओ, पिज्जा ले आओ, ये सब अच्छा लगेगा। रीजन क्या है? फैट। आज की डेट में हम सबसे ज्यादा फैट ही एब्जॉर्ब करते हैं अपनी बॉडी में। यही रीजन है कि फैट को भी दो बार डाइजेस्ट किया जाता है हमारी
डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्मार्ट है, ये इसी वजह से फैट को 2 बार डाइजेस्ट करता है। पहली बार स्टमक में, और स्टमक के बाद दोबारा पैंक्रियास जूस में जो लाइफेस होता है वो भी फैट को डाइजेस्ट करता है। जैसे ही यहाँ से आपका फैट डाइजेस्ट हो जाता है, यहीं पर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाता है। जितना भी डाइजेशन है आपकी बॉडी में वो बस यहीं से खत्म। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपकी बॉडी में डाइजेशन है, वो लास्ट फेज पे कहाँ पे खत्म होता है? तो आपको ध्यान रखना है वो लिवर पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है? इसमें कई सारे लोग आंसर करते हैं कि हमारा डाइजेशन खत्म होता है एनएस पे जाके, रेक्टम पे जाके या लार्ज इंटेस्टाइन पे जाके। नहीं, यहीं से आपका डाइजेशन खत्म हो जाता है। जितना फूड डाइजेस्ट होना था वो हो चुका है यहाँ से। अब आगे आपका खाना जाएगा कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर जाएगा रेक्टम में, और फिर एनस से होता हुआ बाहर। इसका मतलब ये है कि डाइजेशन के अलावा भी आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत कुछ होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है। आप समझते हैं क्या होता है? आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। ये 5 भाग कौन-कौन से हैं इनको समझिए। चाहे मेल बॉडी हो, चाहे फीमेल बॉडी हो, आपकी बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये 5 हिस्सों में होता है। और ये 5 हिस्से कौन-कौन से हैं इनको समझो।